हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद हम यूट्यूब पे मिल रहे हैं। तो 2 संडे आपके उधार हैं मुझ पे, जिनके जीके पार्ट के सॉल्यूशन मैं नहीं डाल पाया। तो बहुत जल्दी मैं स्किप्ड संडे के सॉल्यूशन मैं आपके लिए डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बीता जो संडे है पैरामाउंट का जो पेपर हुआ है उसका जीके का पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे से आपको यहाँ इंग्लिश के सॉल्यूशन भी मिलने शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड की थी कल। तो धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स जुड़ जाएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ अच्छे से नॉलेज प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट्स, जीके वाले पार्ट को डिस्कस करने से पहले 2-3 अपडेट्स दे देता हूँ आप सभी को। CHSL के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, RRB में स्टेशन मास्टर की बहुत अच्छी पोस्ट आ गई है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे मायूस ना हो जो 30 ईयर्स के हो गए हैं। स्टेशन मास्टर की एज की मैक्सिमम लिमिट जो है 33 ईयर्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो CWC की पोस्ट थी और सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन की और FCI की पोस्ट, उनके बारे में पहले आपको वीडियोस में अपडेट दे चुका हूं, आप उनको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 आपको अपीयर हो रहा होगा। ये आपको क्या बताता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट द 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 मेंबर को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है? स्टूडेंट्स, आंसर रहेगा आर्टिकल 80, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 80 हमें बताता क्या है? आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा के मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उनमें से 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट कर सकता है? राष्ट्रपति भारत का। और किन पर्सन्स को नॉमिनेट करता है? जिन्होंने विज्ञान, कला, साहित्य या सामाजिक सेवा के जगत में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ लोगों के नाम अपीयर हो रहे हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा के, जिन्होंने किसी न किसी जगत में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 52 क्वेश्चन डिस्कस करता है 0 आवर के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया कि 0 आवर की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है? तो इसका आंसर रहेगा 30 मिनट्स, इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि 0 आवर को 0 आवर ही क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये दोपहर के 12 बजे शुरू होता है, 12 नून पे, इसलिए इसको नाम दिया गया है 0 आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 बजे से पहले इसको खत्म होना ही है। 0 आवर की खास बात क्या है स्टूडेंट्स? 0 आवर के समय पे लोकसभा के सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी देश के हित में महत्वपूर्ण मामले को उठा सकते हैं बिना पूर्व सूचना के। ये 0 आवर की सबसे खास बात होती है। तो आपको एक डायग्राम चार्ट अपीयर हो रहा है, जिसमें शेड्यूल बता रखा है 0 आवर कैसे होता है, किस टाइम पे होता है लोकसभा के अंदर। तो दिख गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी के बारे में पूछा है, क्या होता है, किसकी स्टडी को जाइमोलॉजी बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो फर्मेंटेशन होती है ना, किण्वन प्रक्रिया होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस है कि फर्मेंटेशन, इसकी स्टडी करना और इसके प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में जानना क्या कहलाता है? जाइमोलॉजी कहलाता है। जैसे कि मैं आपको जब लेक्चर पढ़ाता हूँ फ्यूल वाला केमिस्ट्री में, तो मैंने आपको सिखाया ना कैसे फर्मेंटेशन की जाती है, कैसे गुड़ से शराब बनाते हैं, कैसे बियर बनाई जाती है, वहाँ मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था डायग्राम ड्रा करके बोर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बियर बार का नाम ही जाइमोलॉजी होता है, बहुत सारे बियर या वाइन का नाम भी जाइमोलॉजी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे फर्मेंटेशन की स्टडी करना और उसके प्रैक्टिकल यूजेस को पढ़ना क्या कहलाता है? जाइमोलॉजी कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप सभी के लिए। क्वेश्चन है 54 पे आ गए हम। 54 क्वेश्चन कहता है कि एक बीमारी है जिसका नाम है, क्वेश्चन में बीमारी का नाम दिया ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किस अंग से संबंधित है? जब भी मैं क्लास आपको साइंस का लेक्चर कराता हूँ ह्यूमन डिजीज, तो आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, हमेशा बीमारी के बारे में याद होनी चाहिए। पहला तो ये कि उस डिजीज का नाम क्या है। दूसरा स्टूडेंट्स, वो किस बैक्टीरिया या वायरस या फंगस या प्रोटोजोआ या हेलमिंथस से हो रही है। तीसरा स्टूडेंट्स, उससे कौन सा हमारी बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई कहाँ होती है? हमारे लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, एयर पाइप होती है, वहाँ पे होती है। तो इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन अंग
श्वसन अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारी पाइप होती हैं वो थोड़ा चौड़ी हो जाएंगी और नॉर्मल वो सूखी मतलब गीली होती हैं, लेकिन जब ये डिजीज होगी तो उनके अंदर म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है, ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मैं डिजीज कराता हूँ क्लास में, वहाँ पे आपको ये याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, बैक्टीरिया के बारे में पूछा। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑप्शन दिया यूनिसेलुलर, बाईसेलुलर, मल्टीसेलुलर या ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट्स कुछ बातें बता देता हूँ आपको बैक्टीरिया के बारे में। पहली बात तो ये कि वो प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, मीन्स उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, एब्सेंट होती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकांगक जिनके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, वो वाले कोशिकांगक भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, ये मल्टीसेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ बैक्टीरिया के एग्जांपल आपको साइड में अपीयर भी हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ए ऑप्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 56, सलाइवा के बारे में पूछा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन रहेगा टाइलिन एंजाइम, जो सलाइवा के अंदर पाया जाता है। तो ये काम क्या करता है, आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है क्लास में, तो आप मुझे बताएंगे टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, किसका ब्रेक डाउन करता है। और स्टूडेंट्स की जिस चीज़ का ये ब्रेक डाउन करता है ना, बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में, तो उस चीज़ का कितने % हिस्सा ये डाइजेस्ट कर देता है बक्कल कैविटी में, ये भी आपको मुझे बताना है वीडियो देखने के बाद कमेंट करके। ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये दो चीज़ आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बता दिया सलाइवा में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम। यहाँ पर 4 एंजाइम दिए, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पेप्सिन कहाँ पे मिलता है, स्टोमक के अंदर, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स दूसरा कौन सा है यहाँ पे, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, पेंक्रियाज से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दिया हुआ है रेनिन। रेनिन भी आपका स्टोमक में होता है, और ये दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन यानी कि कैसिन, कैसिन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रेनिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो उनको दूध नहीं पीना चाहिए, कम पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट। तो जो ड्रिंक करते हैं ना एल्कोहल, वो मस्तिष्क के किस भाग को अफेक्ट करता है। तो ये मैंने आपको जब नर्वस सिस्टम चैप्टर क्लास में पढ़ाया था तो अच्छे तरीके से समझाया था कि शराब पीने के बाद शराबियों की मस्तानी जो चाल हो जाती है ना, जिग जैग वो चलते हैं इस तरह से, तो वो क्यों हो जाती है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसमें अफेक्ट होता है, तो जो पीछे की तरफ होता है जिसको आप बोलते हैं सेरिबेलम। ठीक है, उसको आप अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसका काम होता है इट मेंटेन द पोस्चर ऑफ बॉडी इन वेरियस स्टेट। तो यही हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। एल्कोहल से यही अफेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर मस्तानी चाल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर रहेगा सेरिबेलम बी, अनुमस्तिष्क बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, ऑप्शन में पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जब मैंने आपको आइसोटोप चैप्टर क्लास में पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन लिखवाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। तो आंसर आता है जी ट्रिटियम। तो ट्रिटियम है। अब सबसे हल्का तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, और उसका एक आइसोटोप क्या है, रेडियो एक्टिव है। तो लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, ट्रिटियम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 3 होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आयरन के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़ाई जाए, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन सरफेस, तो उसे आप बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो 2 तरह के स्टील होते हैं आजकल, आपने देखा होगा ना, गैल्वेनाइज्ड और स्टेनलेस स्टील। इन पाइप्स को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो पता लग गया होगा आपको गैल्वेनाइजेशन क्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड है, अजात शत्रु के बारे में पूछा है कि वो कहाँ के राजा थे। तो आंसर याद रखिएगा, ये मगध के राजा थे।
कब से कब थे ये पिक्चर में आपको अपीयर हो रहा है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। अकबरनामा, अकबरनामा एक बुक है स्टूडेंट्स, वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, ये पूछा है कि वो किस भाषा में लिखी गई थी स्टूडेंट्स? वो फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, फारसी भाषा में लिखी गई थी। बाद में उसका अनुवाद किया गया है बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये किसने समाप्त किया? ठीक है, किसने रिपील्ड किया? तो पहले तो ये पता होना चाहिए लागू किसने किया था और कब हुआ था लागू। सन 1887 में लॉर्ड लीटन ने इसे पास किया था, लागू किया था। ये एक्ट कहता क्या है? अगर आपको यही याद हो जाए ना तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। लॉर्ड लीटन ने पास किया, इसका रूल ये था कि कोई भी जिले का मैजिस्ट्रेट है ना, वो गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना किसी भी प्रेस पे कार्रवाई कर सकता है अगर उसको लगे कि ये सरकार के खिलाफ छपा है। चाहे वो बेशक सरकार के खिलाफ ना छपा हो तो भी उस प्रेस के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। वो क्या कार्रवाई कर सकता था? प्रत्येक प्रेस है ना सिक्योरिटी के रूप में एक मनी के अमाउंट जमा कराती थी जमानत के तौर पे। अगर उन्हें लगा कि ये गलत प्रिंट हुआ है तो वो सिक्योरिटी के अमाउंट को जब्त कर लेते थे, वापस नहीं देते थे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या कर सकते थे? जब चाहे किसी भी प्रेस को बंद करवा सकते थे, सिर्फ जिला के मैजिस्ट्रेट ही, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। तो ये एकदम से बिल्कुल तानाशाही हो रही थी। ठीक है, तो बाद में 1880 से 1884 में आपके लॉर्ड रिपन आए गवर्नर, इन्होंने इसे रिपील्ड मतलब समाप्त कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो आंसर रहेगा जी डी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। तो बच्चे यहाँ पे पजल रहते हैं, लीटन ने किया था या रिपन ने? लीटन ने इसे लागू किया था और रिपन ने इसे समाप्त किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी डंकन पैसेज कहाँ पे है? तो ऑप्शन रहेगा जी डंकन पैसेज है, डी ऑप्शन आंसर रहेगा। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन दर्रा। स्टूडेंट्स ये 48 किलोमीटर चौड़ा है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नाथप्पा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो नाथप्पा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। तो इसकी एक पिक दिख रही होगी, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का डैम है जहाँ से बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 65 क्वेश्चन कहता है कि बिटवीन विच कंट्री इज द डिस्प्यूट ऑफ 9 डैश लाइन्स। तो पिक्चर देखो पहले, तो पिक्चर में आपको 9 लाल रंग की लाइनें दिख रही होंगी। ये 9 डैश लाइन के बीच में जो समुद्र दिख रहा है ना, इस पे चाइना अपना अधिकार दिखाता है, कहता है कि ये मेरा है, इसमें बिजनेस करने का हक मेरा है। तो अपना आधिपत्य दिखाने की कोशिश करता है कि ये मेरा है। लेकिन फिलीपींस कहता है इस पे मेरा अधिकारक क्षेत्र भी है। तो इन दोनों के बीच में इसको लेके विवाद है। तो 9 डैश लाइन के बीच में जो एरिया आ रहा है यही डिस्प्यूट है। तो ये किसके बीच में है? चाइना और फिलीपींस। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? ठीक है, तो ये 21st नेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स थे, 21वें राष्ट्रमंडल खेल थे। इनका मोटो था स्टूडेंट्स शेयर द ड्रीम। ठीक है, ये 2018 में जो हुए थे, इसका मोटो था शेयर द ड्रीम, जो बी ऑप्शन में दिया गया। स्टूडेंट्स ये किस शहर में हुए थे, कब से कब चले? इसकी ओपन सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, और वो शहर किस देश में है, ये सारी चीज़ें आपने मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बतानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स मीन्स। स्टूडेंट्स काफ़ी पजल करके दिए गए क्वेश्चन को, बट मैं फिर भी इसका आंसर डी बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि डिमांड बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति पर आधारित मांग होती है इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूबर कप 2018 का बैडमिंटन का किसने जीता? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थाईलैंड में हुआ था स्टूडेंट्स। जापान ने 37 साल बाद 37 ईयर्स के बाद इसको जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यूबर कप 2018 किसने जीता? जापान ने जीता, और 37 साल बाद जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स चीप मनी किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स चीप मनी मीन्स ए लोन विद लो इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, ऐसा लोन जो निम्न ब्याज दरों पर बैंकों के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंकों द्वारा, उनको बोलते हैं चीप मनी।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की कम दर पर, ठीक है, उसे चीप मनी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें जो पहली दी हुई है पैसेज एक्सरसाइज वो बिल्कुल सही है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। सी दिया हुआ है इंदिरा एक्सरसाइज, ये बिल्कुल सही है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज ये भी सही है, मालाबार, जो होती है जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन बी ऑप्शन देखिए कोरपेट, ये एक एनुअल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है, जबकि ये गलत है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। तो सो बी इज द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 71, इसमें भी पूछ रखा है 4 डेज दे रखे हैं, कब कब मनाए जाते हैं। तो पहले 3 ठीक हैं, इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को मनाया जाता है, इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है जी वर्ल्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, आंसर 1 मई मैच में किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ये 22 मई को मनाया जाता है, तो डी इनकरेक्टली मैच है, तो डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन मार्च 2018। तो ये कहाँ पे बनाया गया था पहला मेगा फूड पार्क, तो स्टूडेंट्स ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन पूछिएगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इट लोकेटेड, ठीक है। 73 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। 73 क्वेश्चन आपको ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रेन एट क्लाउड टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी और सिल्वर आयोडाइड भी, ठीक है। तो दोनों साथ में दे दिए, या तो इनमें से एक दिया होना चाहिए था, या फिर जो डी ऑप्शन बना रखा ना बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए था बोथ ए एंड सी, तो भी सही मान लेते डी को। तो दोनों साथ में दिए हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो फिर आपको सिल्वर आयोडाइड को टिक करना होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है, हवा के अंदर जो नमी होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है सिल्वर आयोडाइड की बारिश करके, तो फिर वो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन हो जाती है, हवा की सारी नमी जल के कण या तो आइस के रूप में, स्नोफॉल के रूप में नीचे गिरेंगे, या बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 60 से 100, 60 to 100 मिलीग्राम परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ फ्रूट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल एक्शन। तो बी ऑप्शन रहेगा सही, करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, मिथाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स इसको पैक करते समय, फ्रूट की पैकिंग के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, ये पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, जितने भी कीट हैं, और एग्रीकल्चर में जो चीज़ें आती है ना, तो पेस्ट कंट्रोल करता है एग्रीकल्चर में, खेती में, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट की पैकिंग में इसको यूज़ किया जाता है ताकि फ्रूट्स ख़राब ना हो जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं आजकल ये बैन है बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि इसमें ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड क्या है, हैलोजन है, और हैलोजन से ओजोन में होल होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा क्या इंडिया में ये बैन है मिथाइल ब्रोमाइड यूज़ करना ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने साथ में मिलकर यहाँ पे डिस्कस किए यूट्यूब पे। स्टूडेंट्स बीच के 2 जो संडे रह गए हैं उनके वीडियो में बहुत जल्दी डाल दूंगा, और भी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे वीडियो मिलेंगी। अपने दिमाग को ठंडा करके, शांत करके मेरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टूडेंट्स सारे के सारे क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार देखते ही हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि चीज़ों को मैं आपको जोड़कर पढ़ाता हूँ, विजुअलाइज करके सिखाता हूँ, ठीक है। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी और अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।